ठीक है, ठीक है। राजीव रंजन की तरफ रुख कर लेते हैं। राजीव, देश की जनता ने इस वक्त दो तस्वीरें देखी हैं। पहली तस्वीर संसद के अंदर जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहते हैं कि मैं खून के घूंट पी रहा हूं, मेरा अपमान हो रहा है, मेरे वर्ग का अपमान हो रहा है, ये अपमान मैं नहीं सहूंगा। और दूसरी तस्वीर देश के लोगों ने सड़क पर देखी जब देश के कई पहलवान अपना पद्मश्री लौटाते हुए नजर आए। साक्षी मलिक कुश्ती से संन्यास लेती हुई नजर आए। इन दो तस्वीरों के बीच एक जाट राजनीति भी हो रही है, जिसमें यह जताने की कोशिश हर पक्ष, हर राजनीतिक दल कर रहा है कि जाटों का अपमान हुआ है। आप देश के लोगों के बीच जाते हैं, आम लोगों से बातचीत करते हैं, क्या वाकई में जाटों का अपमान भी हुआ है और उन्हें पता भी लगा है, या फिर यह संसद के गलियारों में ही हमें नजर आ रहा है जाति जाट अपमान? राजीव। देखिए रवि, पहले भी मैंने कहा था और अब भी मैं इस बात को कह रहा हूं कि जितनी राजनीति पिछले 8-10 वर्षों में मान और अपमान को लेकर भारत में इधर हो रही है, इसके पहले कभी भी नहीं हुई थी। ये बात बिल्कुल सच है कि इतने 150 सांसदों के करीब विपक्षी सांसदों का निलंबन एक बहुत बड़ा मुद्दा था, एक बहुत बड़ा हथियार विपक्ष के हाथ में आया था। लेकिन ये मिमिक्री करके और ये उपराष्ट्रपति की नकल करके ये जो मामला विपक्षी सांसदों ने किया है, इसकी वजह से वो बड़ा मुद्दा कहीं ना कहीं इस दो चर्चाओं में फंस के रह गया। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो शायद विपक्ष अपनी बात को ज़्यादा तक पुरजोर तरीके से कहता। ये मौका विपक्ष गंवा दिया उन्होंने जो ये हरकत की है। देखिए, उपराष्ट्रपति का अपमान या मान जो है वो पूरे देश का है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं। दूसरी बात, क्या मिमिक्री कर देने से, क्या मिमिक्री की आर्ट भारत में बैन हो जानी चाहिए, ये भी सवाल है। क्योंकि अगर आप देखें, मेरे देखने में, और बहुत सारे लोग इस बात से सहमत होंगे कि पिछले 3 दशकों में संवैधानिक पद पर बैठे किसी व्यक्ति की सबसे ज़्यादा मिमिक्री हुई है। और स्टेज पर ये तो मिमिक्री एक आदमी कर रहे थे, एक आदमी ने शूट किया, लेकिन स्टेज पर बाकायदा लगातार, और वो प्रसारित भी हुआ, हर जगह दिखाया भी गया। अगर किसी एक व्यक्ति की सबसे ज़्यादा मिमिक्री हुई है तो वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हैं। बहुत सारे नेताओं की हुई है। और ख़ास बात यह है कि बहुत सारे मौक़ों पर ये खुद मौजूद रहते थे और उसका आनंद भी लेते थे। आपको याद होगा लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार की मिमिक्री, हर स्टैंड अप कॉमेडियन बैठ जाइए वाला उनका जो डायलॉग था, उसको लेकर वो मिमिक्री करते रहते थे। लेकिन मिमिक्री को एक आर्ट के तौर पर ही लिया गया, उसे कभी मान और अपमान में नहीं लिया गया। दूसरी बात, देश के संसदीय इतिहास में पहली बार होगा जब संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति ने, खास उपराष्ट्रपति की बात मैं कर रहा हूं, जब उन्होंने ये कहा हो कि उनकी जाति का अपमान हुआ है। अभी तक देश में इससे पहले संवैधानिक पद पर बैठे किसी व्यक्ति ने अपनी जाति को लेकर बयान दिया हो, ऐसा न मैंने पढ़ा है न सुना है। और जहां तक है कि मैं अपनी बात पर सही भी हूं। अब बात आती है कि ये जाट राजनीति और भारतीय जनता पार्टी, जो प्रधानमंत्री, अभी मैं बनारस में हूँ, 3 दिन पहले आए थे, उन्होंने कहा था उनकी 4 जाति है। आप बार बार उनके बयान देखते हैं, वो कहते हैं उनकी 4 जाति है। अब उस 4 जाति में से एक अलग जाति जाति आ गई, जाट की बात आ गई। उपराष्ट्रपति को जाट से जोड़ के उनके अपमान की बात कही जा रही। तो इसकी वजह क्या है? एक तरफ साक्षी मलिक जाट है, देश की अकेली महिला पहलवान है जो ओलंपिक में पदक लेकर के आती हैं, और वो फूट को रोते हुए आपने देखा कि उन्होंने कुश्ती से संन्यास ले लिया। एक तरफ वो जाट पहलवान है जिनको जंतर मंतर से खींच के बाहर फेंक दिया गया महिलाओं को, वो भी जाट हैं। सवाल इसका है कि वो जाट बाद में है, पहलवान पहले हैं, और पहली महिला पहलवान, उनको भी जाट के तौर पर आगे करना भी गलत है। और उपराष्ट्रपति के नाम पर भी जाट की राजनीति। लेकिन सियासत देखिए सहूलियत का, रवि थोड़ा मुझे आप समय दीजिएगा। सियासत देखिए सहूलियत की बात है, और सहूलियत समीकरण से बनते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है इस वक्त, और इसके तह में थोड़ा जाना जरूरी है। अगर यही भारतीय जनता पार्टी, अगर यही गृह मंत्री अमित शाह अगर बिहार जाते हैं, तो वो जेडीयू आरजेडी को मुस्लिम और यादव गठबंधन से ज़्यादा की पार्टी बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। पूरा ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये दोनों पार्टियां सिर्फ मुस्लिम और यादव समीकरण की हैं। वही बीजेपी के लोग, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग उत्तर प्रदेश आते हैं, तो जो प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी है, उसको भी एमवाई समीकरण से बड़ी की पार्टी नहीं मानना चाहते, और बार बार इसको हाईलाइट करते हैं ताकि अदर बैकवर्ड जो उनके तरफ लामबंद हैं, वो कहीं बैकवर्ड के नाम पर इधर ना आ जाए।
तो ये समीकरण यहाँ पर है। अगर यही गृह मंत्री अमित शाह या बीजेपी के लोग तेलंगाना जाते हैं तो ऐलानिया तौर पर मंच से ऐलान करते हैं कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम ओबीसी को यहाँ मुख्यमंत्री बनाएंगे। मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ जो पर्दे के पीछे, ये सब स्टेज पर मंच पर कही गई बातें हैं। तब आप ओबीसी को वहाँ मुख्यमंत्री बनाने की बात करते हैं। अब जाट की बात क्यों की जा रही है एकाएक और जाट राजनीति को? इसकी वजह साफ है। राजस्थान में भी चुनाव हुए थे, 33 या सीटें कांग्रेस पार्टी ने जाट उम्मीदवारों को दी थी और 31 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जाट उम्मीदवारों को दी थी। वहाँ 16 कांग्रेस के जाट उम्मीदवार जीत करके आए, सत्ता विरोधी लहर होने के बावजूद, क्योंकि वहाँ रिवाज है पलटने का, उसके बावजूद भी जाट इलाके में कांग्रेस का प्रदर्शन ज़्यादा अच्छा रहा। और खास बात यह है कि उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब अपने पूरे चुनाव के आदर्श आचार संहिता लागू होने के बावजूद जाट बहुल इलाकों में लगातार दौरे करते रहे। शेखावटी इलाके में लगातार वो उपराष्ट्रपति की हैसियत से दौरे करते रहे, लेकिन उनके गृह जनपद में भी भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन कांग्रेस के मुकाबले बदतर रहा। और अलग अलग जो झुंझुनू और उधर शेखावटी के इलाके हैं, कांग्रेस ने वहाँ प्रदर्शन अच्छा किया, बजाय इसके कि वो सरकार में आ न सकी। उसके अगर आप देखें तो 69 सांसदों में 16 सांसद उसके जाट हैं, विधायक, माफ़ कीजिएगा। इसी तरह अगर आप भरतपुर आए, आपको मालूम है भरतपुर के राजा जाट हैं, तो भरतपुर में जो भरतपुर की शहर की सीट है वो जाट दबदबे की है। वहाँ अकेली एक आरएलडी, कांग्रेस ने एक सीट छोड़ी थी, आरएलडी वहाँ जीतने में कामयाब हो गई। जाट राजा वहाँ दूसरी सीट पर जीतने में कामयाब हुए। तो जाटों का राजस्थान में समर्थन कमोबेश कांग्रेस की तरफ ज़्यादा रहा, जबकि पूरे राज्य में कांग्रेस को वो समर्थन नहीं मिला। बीजेपी की सरकार बनी। अब सवाल ये उठता है, 2024 में लोकसभा का चुनाव तो है ही है, उसके कुछ ही महीने के बाद हरियाणा में भी विधानसभा के चुनाव हैं। पिछले कुछ सालों से, 2-1 सालों से कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं। अगर आप 19 का विधानसभा हरियाणा का देखेंगे तब जाट वोट बढ़ गए थे, कांग्रेस में भी गए, जेजेपी में भी गए और बीजेपी में भी गए। उसके बनस्पत 2014 का जो हरियाणा का चुनाव था उसमें जाट वोटों में बीजेपी ने सेंधमारी करने में कामयाबी पाई थी। लेकिन धीरे धीरे ऐसा माना जाता है अभी के हिसाब से कि जाटों का समर्थन हरियाणा में बीजेपी से थोड़ा कम होते जा रहा है। तो इस तरीके से 2024 में भी हरियाणा का चुनाव है और जाट अस्मिता, और ऐसे समय में जब ये पहलवान और साक्षी मलिक और ये तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं, जाटों के आरक्षण का मामला सामने आ रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जाटों को आकर्षित करने के लिए और अपनी तरफ जोड़ने के लिए ये एक उसे सुनहरा मौका मिला है। अब अगर लोकसभा चुनाव की दृष्टि से देखें तो करीब 40 लोकसभा सीटें जाटों का जो कंसंट्रेशन है वो दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों, राज्यों में ज़्यादा है, बाहर के इलाकों में कम है। लेकिन 40 लोकसभा सीटों में जाट प्रभावित कर पाते हैं। और अगर आप वेस्टर्न यूपी को देखेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है रवि, कि जिन जाटों ने चौधरी चरण सिंह को देखा है या उनके संगत में रहे हैं, वो तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ नहीं जाते, न कभी गए हैं, क्योंकि चौधरी चरण सिंह ऐलानिया तौर पर उस समय संघ और बीजेपी का बड़ा पुरजोर विरोध करते थे। और जब जनता पार्टी हुई थी तब भी उन्होंने संघ को लेकर के, वो अलग कहानी है। मैं सिर्फ इतना बताता हूँ कि जो जाट चौधरी चरण सिंह के संपर्क में रहे थे, उनको देखा था, उनकी बातें सुनी थी, वो तो बीजेपी के अगेंस्ट रहते हैं। लेकिन जो जाट 30-35 साल के हैं, और खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो ये इलाका है जहां मुजफ्फरनगर दंगों का साया अभी तक है, वो जाट चुनाव के पहले तक, मैं जाते रहता हूं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, जनता बात करती कुछ है और इलेक्शन के दिन जब वो पोलिंग बूथ पर पहुंचती है तो मुझे लगता है कि 20% लोगों का मन बिल्कुल बदल जाता है। वोट देते वक्त वो बदल जाते हैं, उसके पहले उनकी मन स्थिति अलग रहती है। ठीक ये जाट युवा मतदाताओं जो 35 साल के कम के हैं, मैंने ये देखा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव होने तक या मतदान होने के पहले तक उनका जो रुख और समर्थन रहता है वो अपने बुजुर्गों, अपने बड़ों की तरफ ज़्यादा रहता है। लेकिन जब मत पेटिकाएं खुलती हैं तो पता चलता है कि उन इलाकों में, आप खुद ही देख लीजिए, मुजफ्फरनगर में, शामली में, बागपत में, किसान आंदोलन के बाद यूपी में चुनाव हुए थे, इन इलाकों में, मथुरा में,
हाँ, मथुरा में, अलीगढ़ में, उन सारे जगहों पर भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा, पिछले बार की तुलना में ज़्यादा सफलता मिली। ये सारे के सारे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटें हैं, अगर आप कुछ सीटों को छोड़ दें, जो बिजनौर और सहारनपुर को, तो सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली थी। तो ये उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटों का समीकरण अभी तक ये रहा है। लेकिन पीछे एक साल में जो घटनाक्रम घटा है, भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि जाट समाज को उनको अपने साथ, उनके साथ बहुतायत की संख्या में आए जो कभी नहीं आए थे। एक तो प्रधानमंत्री का चेहरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से, और दूसरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे और उसका भी बहुत योगदान रहा था। लेकिन अब समीकरण, चूंकि वो एक दशक हो गए, प्रधानमंत्री के कार्यकाल को 10 साल हो गए, तो अब जो स्थितियां हैं वो जाट इलाकों में बीजेपी के लिए एक चुनौतीपूर्ण स्थिति बन सकती है। एक और महत्वपूर्ण कारण है, राजस्थान में जो जाट नेता हैं, देखिए मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, जिन्होंने अभी चंद्रशेखर आज़ाद के साथ हनुमान बेनीवाल 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके आए थे। जाट समुदाय में उनका अच्छा खासा प्रभाव है। हालांकि इस गठबंधन में उन्हें सीटें तो नहीं मिली, वोट प्रतिशत ठीक ठाक मिला है। तो इसलिए हनुमान बेनीवाल बीजेपी का साथ उन्होंने कृषि कानूनों के विरोध की वजह से छोड़ दिया था। तो राजस्थान की सारी सीटें जो 2019 में भारतीय जनता पार्टी जीती थी, उसमें हनुमान बेनीवाल का समर्थन भी एक फैक्टर था। मैं नहीं कहता बहुत बड़ा फैक्टर था, लेकिन एक फैक्टर था। हनुमान बेनीवाल इस बार उनके साथ नहीं है। तो ये सारे समीकरण, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने की, चुनाव लड़ने की पूरी मशीन है। देखिए पी चिदम्बरम ने, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, अभी हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव लड़ती है, कोई भी चुनाव लड़ती है, तो वो ऐसे लड़ती है जैसे वो उसका आखिरी चुनाव हो, पूरी ताकत के साथ। तो मुझे लगता है कि ये जो एंगल लेकर के चुनाव है, वो हरियाणा विधानसभा और जो लोकसभा होना है, उसमें जाटों की सीटों पर जहाँ जहाँ प्रभाव पड़ रहा है, और ये जो साक्षी मलिक और ये सारे एपिसोड हो रहे हैं, इसके जो नेगेटिव इफेक्ट हो सकते हैं, उसको बहुत हद तक न्यूट्रलाइज करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये एक तुरुप का इक्का फेंका है।